वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल नंबर 3। पूरा ट्रेनिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। आप बने रहिए आखिर तक पूरे सवालात के जवाबात के साथ। और साथ साथ इसी वीडियो में आपको ऐसी बहुत सी मालूमात देंगे जो इस ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए आखिर तक। ऐसे कई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अब ट्रेनिंग की तरफ। चलिए दीक्षा ऐप को ओपन किया। सबसे पहले होम पेज हमको नज़र आएगा। आप जानते हैं ट्रेनिंग के लिए हमको कोर्सेज़ में जाना होगा। कोर्स को ज्वाइन करें और ऊपर सर्च किए। सर्च बार में जाकर MS_M3 मॉड्यूल नंबर 3 देखिए। सामने 2 लैंग्वेज में कोर्सेस नज़र आ रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में चाहे कोर्स कर सकते हैं। उर्दू का टीचर इंग्लिश करे या हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करे। इंग्लिश का टीचर हिंदी में भी कर सकता है, इंग्लिश में भी कर सकता है। हिंदी का टीचर इंग्लिश में भी कर सकता है। मतलब ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स की डिटेल सामने आ गई है। अगर कोई टीचर गलती से गलत लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता है तो उसने डबल से सर्च करना चाहिए और सर्च कर सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए। और जो पहले लैंग्वेज सिलेक्ट की थी वो कोर्स अधूरा रह जाएगा, उसको वैसा ही छोड़ देना चाहिए। देखिए सामने जो हल्का ग्रीन निशान नज़र आ रहा है, हम उसको टच करेंगे। टच करते ही हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अभी फ़िलहाल सक्सेसफुली ट्रेनिंग बता रहा है। इसका मतलब मेरा जो है सक्सेसफुली ट्रेनिंग हो चुका है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के लिए दोबारा से ज्वाइन किया हूँ। इसी तरह आप अगर दोबारा ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इस पेज पर जाकर आप दोबारा से ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो चैप्टर है उद्देश्य का, मकासद का, उसको टच करना है और ऊपर जो हल्का सा ग्रीन निशान है उस पर लिख कर आएगा कि क्या आप दोबारा ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और इस तरह से आप दोबारा टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको पहले टेस्ट में कम नंबर आए हों तो यहाँ पर दोबारा ज्वाइन करके हमारे टेस्ट में नंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम दोबारा सवालात के जवाबात भी हल कर सकते हैं। इस तरह से फ़र्स्ट टाइम वाले भी ऐसे ही कोर्स में ज्वाइन होंगे और सेकंड टाइम वाले भी इसी तरह से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन दोबारा से इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरू हो रहा है ट्रेनिंग। मैं यहाँ पर जल्दी पेज आगे बढ़ाऊँगा। आप पूरा टाइम, पूरा समय इसको पढ़ने के लिए दीजिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट का बटन दबाना है। इसको भी इत्मीनान से पढ़िए। आपके पास जब समय है जब भी आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, लेकिन एक बार जब ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें तो पूरा उसको अच्छे से देखिए। स्किप नहीं करना है। अगला फॉर्मेट जो है चैप्टर का वो वीडियो के शक्ल में है। चलिए अब वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। प्रिय शिक्षकों नमस्कार। मॉड्यूल विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण में आपका स्वागत है। मैं इस मॉड्यूल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगी। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। इस कोविड-19 महामारी ने हमें एहसास दिलाया है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और जीवन जीने के स्वस्थ तरीकों के जानने की दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए ये मॉड्यूल समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा पर केंद्रित है। आमतौर पर स्वास्थ्य बीमारी की अनुपस्थिति से बहुत अधिक है
और यह केवल शारीरिक अंगों के स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। इसके सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कई आयाम हैं। शिक्षकों के रूप में हमें अपने बच्चों एवं स्वयं को स्वस्थ और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रत्येक आयाम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। हमें इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि वृद्धि और विकास के अवसर बच्चों को प्रदान करना हर बच्चे का अधिकार होता है। मानव वृद्धि और विकास के लिए प्रारंभिक वर्ष सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, जबकि स्वास्थ्य सभी आयु वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लागत प्रभावी है और इसमें कई लाभ मिलते हैं। बचपन के वर्ष अधिकाधिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास और बच्चों की वृद्धि के लिए मूलभूत वर्ष होते हैं। भारत में 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष की आयु तक के हैं, जो कुल जनसंख्या का 39% है। अगर हमें हर उम्र में अच्छे स्वास्थ्य और सभी के कल्याण के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो आबादी के इस बड़े हिस्से के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। ये मॉड्यूल वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों के साथ बड़े होने से संबंधित मुद्दों और चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि शरीर में परिवर्तन विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं और सभी बच्चे एक ही गति से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए बड़े होने से संबंधित कुछ मिथक हैं, कुछ गलत धारणाएं हो सकती हैं। मॉड्यूल आपको इन मिथकों को स्पष्ट करने एवं बच्चों को सक्षम करने में मदद करेगा। योग न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस मॉड्यूल का एक हिस्सा भी है। आपको अच्छे आसन, पोस्चर और समग्र स्वास्थ्य के विकास के लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद में बच्चों को शामिल करने की आवश्यकता का भी एहसास कराना होगा। आप सभी जानते हैं कि जब शरीर के सभी तंत्र और अंग ठीक से काम करते हैं तो शरीर खुद को स्वस्थ रखता है। नियमित शारीरिक गतिविधियों और यौगिक प्रथाओं के साथ एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार खाना, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस पूरे मॉड्यूल में जेंडर से जुड़ी बातों एवं इसे समावेशी बनाने की कोशिश भी की गई है। बच्चों को उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में जानने के लिए सशक्त बनाना व उन्हें भावनात्मक और मानसिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाना भी इस मॉड्यूल का केंद्र बिंदु है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समय में हिंसा का सामना कर सकता है। हिंसा और दुर्व्यवहार भावनात्मक हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक दंड, धमकाने आदि के रूप में हो सकते हैं। हमें ये जानने व समझने की आवश्यकता है कि हिंसा किसी भी रूप में या किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंसा को चुनौती देने की ज़रूरत है ताकि खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। आपको बच्चों को इन चुनौतियों के लिए मदद लेने और उनका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। चुप रहना, हिंसा की रिपोर्ट ना करना स्थिति को और ख़राब कर सकता है। ये मॉड्यूल आपको विद्यालयों और विद्यालयों के बाहर सुरक्षित वातावरण के महत्व को समझने में भी मदद करेगा। बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित रूप में उपयोग करने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करेगा। एक शिक्षक के रूप में आपके प्रश्न हो सकते हैं, जैसे क्या हमें स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अलग अलग कक्षाओं की आवश्यकता है या इसे विभिन्न पाठ्यचर्यों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं और शिक्षा शास्त्र में समेकित किया जा सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न जीवन कौशलों को कैसे विकसित करें। इस प्रकार के सवाल एवं अन्य सवालों का जवाब मॉड्यूल की प्रगति के साथ साथ आपको अवश्य मिलेंगे। मॉड्यूल में अपनाई गई शैक्षणिक प्रक्रियाएं जैसे केस स्टडी, भूमिका निर्वाह,
वीडियो आदि को सहभागी और अनुभवनात्मक अधिगम गतिविधियों के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है। आइए एक साथ अध्ययन करना जारी रखें और स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत बने। धन्यवाद। अभी आपने जिस्मानी तरक्की क्या है इसके मुतालिक से वीडियो को देखा। उम्मीद है आपने बहुत सुना होगा और समझा होगा। इसी तरह ट्रेनिंग के दौरान आप भी पूरा वीडियो देखें। वीडियो के बाद आपने ये वीडियो कितने वक्त तक देखा, ये सब रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट बटन दबाकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे जिस्मानी तंदुरुस्ती और ज़हनी सेहत क्या है, इसके मुतालिक एक वीडियो। प्रिय शिक्षकों और छात्रों, हम शारीरिक वृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे जो बड़े होने के दौरान होती हैं। किसी व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक वृद्धि और विकास से गुजरता है। इन अवस्थाओं को बचपन, किशोर अवस्था, बड़े होने की अवस्था, वृद्धावस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक उम्र में शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। शैशव अवस्था व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में एक ऐसी अवस्था है जब बच्चा हर आवश्यकता के लिए माता पिता या परिवार के सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर होता है। इसलिए माता पिता और अन्य लोगों को बीच शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में उचित समझ का होना महत्वपूर्ण है। विकास शैशवावस्था के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण सरोकार का विषय है। विकास के अन्य चरणों में बचपन और किशोर अवस्था, जो कि जीवन के प्रारंभिक चरण होते हैं, को महत्वपूर्ण माना जाता है और इस स्तर पर जो भी देखभाल की जाती है वह जीवन के बाकी चरणों को भी प्रभावित करती है। इसलिए इन अवस्थाओं की आवश्यकताओं को सावधानी पूर्वक पोषित किया जाना बहुत आवश्यक है। किशोर अवस्था के दौरान विकास और विकास के दृष्टिकोण से कुछ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बच्चों को ये समझाना होगा कि हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ हैं। ये वृद्धि और विकास के आवश्यक अंग है। इन परिवर्तनों को अनुभव करना बेहद दिलचस्प हो सकता है। सभी परिवर्तन एक ही समय नहीं होते हैं। यह संभव है कि शारीरिक परिवर्तन जल्दी हो सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन उसी व्यक्ति में बाद में हो सकते हैं। वह विपरीत भी हो सकता है। आपने देखा होगा, एक ही उम्र के दो बच्चों में परिपक्वता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं और अलग अलग गति से अनुभव भी करते हैं। कभी कभी बड़े होने के दौरान बच्चों को शर्म महसूस होती है यदि वे अपने कई साथियों से अलग दिखते हैं। कुछ दूसरों की तुलना में तेजी से या धीमी गति से परिपक्व हो सकते हैं और ये अंतर साथियों के बीच चिढ़ाने और उपहास का केंद्र भी बन सकता है। आपको एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा और उन्हें सकारात्मक और सामान्य महसूस करने में मदद करनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, कभी एक व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है और अन्य समय उन परिवर्तनों पर नियंत्रण कम होता है। जीवन में कुछ बदलावों का अनुमान लगाया जा सकता है यदि कोई उनके लिए तैयार हो। इनमें से कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम हो सकता है। उदाहरण के लिए, विकास और परिपक्वता तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन सभी बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से एक ही गति से नहीं बढ़ते हैं। बड़े होने से संबंधित कुछ मिथक और कुछ गलत धारणाएं भी हो सकती हैं। ये चिंताएं और भ्रम वयस्क माता पिता सहित वयस्क अन्य देखभालकर्ताओं द्वारा और कभी-कभी अधिक जटिल कर दी जाती हैं, जो स्वयं नकारात्मक विचारों और रूढ़िवादियों से जकड़े होते हैं। वयस्क लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि युवा लोग
नई भूमिकाओं के लिए उन्हें तैयार किए बिना परिपक्व तरीके से खुद का संचालन करें। बड़ों को ये महसूस करना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो कि वो बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान गुजरते हैं के लिए सूचित करना और तैयार करना महत्वपूर्ण है। बढ़ने की प्रक्रिया से बहुत से जुड़े पूर्वाग्रह और हानिकारक रूढ़ियाँ जुड़ी होती हैं, पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आपको छोटे बच्चों को उनके बदलाव के प्रति सहज होने में एक बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभानी होगी। उनकी विशिष्ट पहचान की सराहना करनी होगी और भौतिक रूप से संबंधित मीडिया और समाज द्वारा बनाए गए स्टीरियोटाइप को चुनौती देने में उनको सबल बनाना होगा। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें। कोई बात अगर समझ में ना आती है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद में हम पीछे भी जा सकते हैं। देखिए पीछे एक ग्रीन बटन नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में, उसको टच करने के बाद में हम इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद में वक्त बताता है कि आपने इस वीडियो को कितने वक्त तक देखा। समझ में आने के बाद में हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब हम देखेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। इस पेज को इत्मीनान से पढ़िए जब तक कि समझ में नहीं आ जाता। समझ में आने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बड़े होने से मुतालिक खुराफात और गलतफहमियाँ। इस पेज को भी इत्मीनान से पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में पढ़ने के लिए कम वक्त बताया जा रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में जब ट्रेनिंग करेंगे तो पूरा वक्त पढ़ना है, समझना है। आगे आपको बड़ा होने से मुताल्लिक़ खुराफात और गलतफहमियाँ पर एक छोटा सा टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए बहुत आसान टेस्ट है, इसको इस तरह से हल कीजिए। जो जवाब आपको मुनासिब लगता है उसको टच कर लॉक कीजिए, उसका इंतखाब कीजिए। टेस्ट होने के बाद में हम बात करेंगे।
चलिए, इस तरह से टेस्ट मुकम्मल होगा। टेस्ट मुकम्मल होने के बाद में कितने मार्क मिले हैं ये हमको सामने नज़र आएगा। अगर आपको कम मार्क मिलते हैं तो आप दोबारा से भी टेस्ट को दे सकते हैं। पीछे का बटन हमने ग्रीन दबाया तो ये टेस्ट दोबारा यहाँ पर ओपन हुआ है। इस तरह से आप दोबारा भी टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह से आप दो बार ही नहीं कई बार टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों में तब्दीली। पूरा पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिस्मानी सेहत। इत्मीनान से पढ़िए। बहुत अहम मालूमात है, काम की मालूमात है, इसलिए हमने ये पूरा वीडियो बना लिया है कि बाद में अगर एप्लीकेशन पर से ये डाटा निकल भी जाता है तो हमें यूट्यूब पर देखने के लिए कभी भी मिल सकता है। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ने के बाद में ही आगे बढ़ें। सेहत से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ। यहाँ हमको एक ब्लॉग का एड्रेस दिया गया है। उस ब्लॉग पर जाके आपको आपकी पसंद की सरगर्मियाँ शेयर करनी हैं और सरगर्मियाँ के मुतालिक आपके ख़यालात दर्ज करने हैं। यहाँ इस ब्लॉग पर जाने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक QR कोड के ज़रिए से स्कैन करके जा सकते हैं, एक लिंक के ज़रिए जा सकते हैं, या इस फ़ाइल को डाउनलोड करके भी लिंक की तरफ जाया जा सकता है। वहाँ जाकर आपको आपके तासुरात, कमेंट्स शेयर करनी हैं। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी अभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आसन, बैठने का सही तरीका। ऐसा बैठने का तरीका होना चाहिए कि जिससे हमारी सेहत ख़राब ना हो। गलत तरीके से बैठने से हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। यही बात को यहाँ पर समझाया गया है। अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही, समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। योगा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। योगा के मुतालिक यहाँ पर मालूमात दी गई है। कौन सा आसन, कौन सा योगा, उसका नाम, उसकी पोजीशन, ये अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है आगे जो टेस्ट होगा उसमें ये भी पूछा जाएगा। आपको इतनी जल्दी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे और आराम से पढ़ना है। ये रिकॉर्डिंग के लिए वक्त कम बताया गया है। जज्बात को समझना। भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल मूवरे से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। भावनाएं हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। स्वास्थ्य, खुशी और
समृद्धि का अनुभव ही कल्याण है। भावनात्मक कल्याण स्वयं की देखभाल, विश्राम, तनाव में कमी और हमारी आंतरिक शक्ति के विकास की ओर प्रेरित करता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं के प्रति सजग रहना और इन भावनाओं को कैसे संभालना है, यह समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक कल्याण में अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता भी शामिल है। भावनात्मक कल्याण स्वायत्तता और उचित निर्णय लेने के कौशल को प्रोत्साहित करता है, जो प्रायः सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ता है। भावनात्मक साक्षरता बाल विकास का एक बुनियादी पहलू है। एक शिक्षक के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उनकी भावनाओं से अवगत कराएं। जब मैं कहती हूँ कि उनकी भावनाओं से अवगत कराना है, तो इसका मतलब है वे परिस्थितियाँ जिसमें वे खुशी, उत्साह, दुख और ऊब महसूस करते हैं। शिक्षक के रूप में भी हमें अपने बच्चों को उनकी भावनाओं के कारणों या उत्प्रेरकों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भय, अपराधबोध, खुशी, शर्मिंदगी, ईर्ष्या, घृणा, दुख, आशा, हताशा इत्यादि जैसी भावनाएं। भावनाओं के प्रति आत्म जागरूकता के लिए छात्रों को अपनी भावनाओं को पहचानकर उन्हें नाम देने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। आप जानते हैं कि कुछ बच्चों को अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए शिक्षक के रूप में हमें उन्हें स्व अभिव्यक्ति में मदद करने के लिए तैयार करना होगा। स्व अभिव्यक्ति कहानी या ड्राइंग या डायरी लेखन के माध्यम से भी की जा सकती है। इसके अलावा हमें प्रभावी संवादकर्ता और श्रोता होने की भी ज़रूरत है। आवश्यकता यह भी है कि बच्चे जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुना जाए। हमें उन्हें सहज बनाना होगा और भावना साझा सत्र के दौरान उन्होंने जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराकर यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम उनकी भावनाओं को ठीक से समझ पाए हैं। कभी कभी बच्चे रोते हैं, वे चुप हो जाते हैं या झगड़ने लगते हैं। यह भावनाओं को समझने की दिशा में उनके पहले कदम की शुरुआत है और इसे दर्शाता है। उन्हें अपनी भावनाओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आवश्यक समय और स्थान दें और इसके बाद ही उनसे भावनाओं पर चिंतन अथवा उन्हें संभालने की नीतियों पर बातचीत करें। आत्मचिंतन, संरचित और असंरचित खेल, संगीत या खुद को शांत करने के लिए अकेला रहना जैसी रणनीतियां भावनात्मक स्वास्थ्य और भलाई के प्रबंधन में लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आवश्यकता है कि हम सब इन बातों को याद रखें। हम सभी को पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण में सुधार करना है और बाद में अपने छात्रों की मदद करनी है कि वह अपना भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण न केवल बनाए रखें बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी कर पाएं।
तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। पीछे जाना है पीछे जा सकते हैं। रेटिंग देने को कहा जाए तो 5 स्टार हम देते रहेंगे और इस तरह से ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पर हमको तासुरात दर्ज करने हैं, कमेंट्स करनी है। अगर ब्लॉग पर जाकर आता है तो अभी जाकर ब्लॉग पर हम तासुरात दर्ज कर सकते हैं। अभी अगर जाकर नहीं आ सकता तो हम बाद में भी उस ब्लॉग पर जाकर अपने तासुरात दर्ज कर सकते हैं, कमेंट्स दर्ज कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ जाकर ब्लॉग पर जाकर अपनी राय दर्ज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पढ़कर समझकर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, मैटर को समझिए। आगे बढ़ते हैं। पढ़े और चिंतन करें। पढ़कर आपको सोचना है, फिक्र करना है। जैसे जैसे हिदायत मिलती है उस पर अमल करना है। नेक्स्ट तो आगे बढ़ना है। आपको पीछे जाकर देखना है तो आप पीछे जाकर भी जो है उस पेज को या उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको लगता है कि अभी आराम करना चाहिए तो आप बाहर जा सकते हैं और इस ऐप को बंद कर सकते हैं। जब आपको फुर्सत मिले, जहां से आपका ख़त्म हुआ था वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला वीडियो। हिफ्ज़ान सेहत और अच्छी आदतें, इस पर एक वीडियो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, वो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख बिखर जाएंगे। तो ये पंछी सबसे पहले उठ जाते हैं और हम सबको भी जगाने का काम करते हैं। तो चलो आज अपन कुछ अच्छी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण आदतें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप बताओ कौन सी अच्छी आदत है? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और खाने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए। इससे हमारे हाथों के पूरे जर्म्स मर जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम हाथ अच्छे से धोते हैं तो कोई बीमारी नहीं फैलती। इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। अच्छा आप बताओ कौन सी ऐसी आदत है जो अच्छी है? हमें हमेशा मुंह पे टिश्यू पेपर रखना चाहिए जब भी हम खांसते या छींकते हो। उससे हमारी बीमारी दूसरों में नहीं फैलेगी। और नाक में तो बिल्कुल उंगली डालना है क्योंकि वो एक बैड हैबिट में भी आता है और इससे हमारे हाथों में जर्म्स भी लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई। इसी तरह हमारे कान भी बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, इनकी भी साफ सफाई जरूरी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इनमें कोई नुकीली चीज नहीं डालना। किसी बड़े की सहायता से हम कानों को साफ कर सकते हैं। हाँ सर, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। कान नहीं होंगे तो हम सुनेंगे किससे? और दूसरी बात, हमारे आसपास हमें स्वच्छता रखनी है, खास तौर से हमारे शौचालय में। अगर हम शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमेशा फ्लश का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी और हम निरोगी रहेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ, हमें
हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और अपने बालों को भी व्यवस्थित रखना चाहिए और इस तरह एक अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन हम जी पाएंगे। बेटा, मैं आपको गार्डन में क्यों लाया हूँ? अपने आसपास जरा देखो, क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन ये पोषक तत्व कहाँ से पाते हैं? मिट्टी से। इसी तरह हम भी अपने भोजन से ही एनर्जी पाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो ऊर्जा हमारे भोजन से पूरी होती है। हमारे भोजन को यदि हम 3 सेक्शन में डिवाइड करें तो पहला सेक्शन कौन सा आता है? एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, अब ये बताओ, एनर्जी गिविंग फूड में हम क्या क्या रख सकते हैं? दाल, चावल, गेहूं और चने, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब हम एनर्जी गिविंग फूड में रख सकते हैं। ठीक है, जिससे ब्रेड, रोटी, पूड़ी और पराठा ये सब बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हम क्या रख सकते हैं? प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां और सभी तरह के फूड। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। अच्छा, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारे खाने का कौन सा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हम 2 तरह से देख सकते हैं, पहला शाकाहारी खाना, दूसरा मांसाहारी खाना। और क्या क्या आता है मांसाहारी खाने में? मीट, अंडा, चिकन और मछली। इसी तरह शाकाहारी खाना होता है। शाकाहारी खाने में हम उन सब चीज़ों को खाते हैं जिसमें ये पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होती हैं। फैट्स भी, ऑयल, फैट्स, शुगर, ये भी एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, लेकिन ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, हमें एनर्जी धीरे धीरे मिलती है। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जंक फूड एनर्जी कम देते हैं और हमको आलसी बनाते हैं, है ना? तो इस तरह बच्चों ने हमारे साथ गुड हैबिट और बैड हैबिट में अंतर करना सीख लिया है और इनको वो दोहराएंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे। तो हम बच्चों से थोड़ा ये जान लें कि गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं। हमें तो 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और कभी पानी खड़े होके नहीं पीना क्योंकि उससे पानी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और कभी भोजन की बर्बादी नहीं करनी है और हद से ज़्यादा भोजन खाना नहीं है। हमेशा एक बैलेंस डाइट लेकर खाना है। हाँ, गुड हैबिट में तो ये भी आता है कि हमें खाने चबा चबा के खाना चाहिए और टीवी देखते या पढ़ाई करते समय खाना नहीं खाना चाहिए। इसी बात पे मम्मी भी अक्सर हमें टोका करती हैं। हाँ, तो इस तरह बच्चों ने आज गुड हैबिट और बैड हैबिट में अंतर करना सीख लिया है। अब ये बच्चे इन्हें याद रखेंगे, फॉलो करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। देखिए, यह है मुतवाज़न ग़िज़ा का मुसल्लस। इस मुसल्लस के ज़रिए से समझाया गया कि मुतवाज़न ग़िज़ा किस तरह से लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेहतमंद खाने की आदत और हिफ़्ज़ान सेहत को कैसे फ़रोग़ दें। नमस्ते, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। साइंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां हम हेल्थ से रिलेटेड कई सारे इश्यूज पे बात कर सकते हैं। रिसोर्सेस ऑफ फूड है, हिस्ट्री ऑफ फूड है, फूड से रिलेटेड कई टॉपिक्स है।
वहाँ हम बात कर सकते हैं। हम जब ये बता रहे हैं प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें अगर हम ये भी बोल दें हमें क्या खाना है, हमें कितना खाना है, हमें कैसे खाना है, हमें कब खाना है। जैसे ये कहा जाता है कि हमें मॉर्निंग में हैवी फूड ले सकते हैं तो ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम उस समय बहुत एक्टिव रहता है, तो हम खाने को आसानी से पचा सकते हैं। हमें दिन में थोड़ा नॉर्मल फूड ले सकते हैं और डिनर के टाइम बिल्कुल ही लाइट फूड लेना चाहिए। खाना हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, हमें कभी भी खाना गर्म करके नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसके कंपोनेंट्स सभी नष्ट हो जाते हैं। ये बातें हम उनको बता सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं, वहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लंग्स अगर ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, तो ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, हम बता सकते हैं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रोटीन लेना चाहिए। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर ऑफ आईज अगर पढ़ा रहे हैं तो हम उसके आईज के डिफरेंट कंपोनेंट को बताने के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि हमें आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रॉपर पर्टिकुलर लाइट में ही पढ़ना चाहिए और हमें मोबाइल की बहुत तेज़ रोशनी करके उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी देखते समय दूर से देखना चाहिए। ये हम छोटी छोटी बातें हेल्थ से रिलेटेड बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस एज में आते हैं ये बहुत नेचुरल है। इसको लेके किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव या वो स्ट्रेस ना लें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उस समय हमें अपनी क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमारे न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों का स्ट्रेस लेवल वहाँ पे उस पर्टिकुलर फिजिकल चेंजेस की वजह से उनके अंदर ना हो। हार और जीत लाइफ का हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम वाटर पढ़ा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हम लोगों को जो इतनी आसानी से मिल रहा है वो कई लोगों को गांव में कई किलोमीटर दूर जा लेके आना पड़ता है। गांव में आज भी लोग उनको साफ पानी पीने को नहीं, तो ये एक काइंड ऑफ इमोशनल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है जो और लोगों के पास नहीं है। इससे हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। इसी तरह अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम बोल सकते हैं, अगर हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो हमें उसको डिवाइड करना है। मैथमेटिक्स को पढ़ाते समय देखिए कितनी कैलोरी खानी है, हम कितना चलते हैं तो कितनी कैलोरी बर्न होती है, अगर कितनी एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी कैलोरी हमने वहाँ पे बर्न किया है। इस तरीके के इश्यूज मैथमेटिक्स के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। पोएम है, सपोज रेन से रिलेटेड है, सपोज वाटर से रिलेटेड है, तो वो हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्थ एंड वेलबींग के कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सफाई और फलाई अज्जा को मुख्तलिफ मज़ामीन में कैसे मुस्तहकम किया जाए। यह चर्चा स्कूलों में सुरक्षा और निर्भयता यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर आधारित है, जो छोटे बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस चर्चा के दौरान हम न केवल बच्चों की स्कूल में बल्कि स्कूल के बाहर भी उनकी सुरक्षा और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। माता पिता और शिक्षक के रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी बच्चों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा, हिंसा और उत्पीड़न के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इंटरनेट,
गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करें। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि कैसे? आइए हम सबसे पहले सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने के तरीकों को समझें। चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं या बस लेते हैं, उन्हें सड़क पर सुरक्षित रहने के नियमों के बारे में बताया जाना चाहिए, जैसे कि सिग्नल यानी कि ट्रैफिक लाइट, संकेत और प्रत्येक रंग क्या इंगित करता है, कब रुकना है, देखना है और फिर सड़क पार करना है। सड़क पर दौड़ना नहीं है, ध्यान देना और सुनना कि क्या वाहन आ रहा है। हमेशा फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग का उपयोग करना, कभी भी मोड़ पर सड़क पार न करना, कभी भी वाहन के बाहर हाथ न रखना। सुरक्षा से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण लेकिन छिपा हुआ पहलू है हिंसा और उत्पीड़न, या कोई भी ऐसा कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। हिंसा और उत्पीड़न के कई प्रकार होते हैं, जैसे भावनात्मक हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, शारीरिक दंड और धमकाना आदि। बच्चों के बीच इस समझ को विकसित करने और उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है कि वे हिंसा और उत्पीड़न की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहें। आवश्यकता पड़ने पर लोगों, सेवाओं और संस्थानों से मदद लें। दृढ़ता के साथ नहीं कहें। मौका मिलने पर ऐसे व्यक्ति से दूर चले जाना, यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना जहां अधिक लोग हों। एक व्यक्तिगत सुरक्षा जाल बनाना, जिसे पर्सनल सेफ्टी नेट भी कहा जाता है, को तैयार करें, जो उन लोगों की एक वेब है जिन पर बच्चे भरोसा करते हैं और हिंसा के मामले में सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सूचना, सलाह, समर्थन और गोपनीय भावनाओं या घटनाओं को साझा करने के लिए भी सेफ्टी नेट एक बातचीत के चैनल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें माता-पिता, शिक्षक, बुजुर्ग, रिश्तेदार, मित्र, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, स्वास्थ्यकर्मी या यहाँ तक कि सरकार, जिनमें पुलिस या गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, को रखा जा सकता है। बच्चों का यौन शोषण होने की स्थिति में उनका समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम यानी कि पॉक्सो कानून बनाया है। बच्चों से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया का उपयोग। बच्चे सूचनाओं का जल्दी से पता लगाने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी साझा कर देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि अपराध भी वास्तविक जीवन की तरह ही आभासी दुनिया से भी किए जाते हैं। इसलिए मीडिया और इंटरनेट के उपयोग के दौरान आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर भी बच्चों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। जैसे ये ध्यान रखना कि साइबर अपराध, असुविधा, वित्तीय हानि और पीड़ित की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा होता है। कैसा, कितना और किसके साथ जानकारी साझा करनी है। किसी अनजान व्यक्ति से आमने सामने मिलना या वीडियो कॉल पर सहमत होना संभवतः एक असुरक्षित निर्णय है। ऐसे व्यक्ति को संपर्क सूची से हटा देना और संदेहास्पद होने पर संदेश भेजने वाले को अवरुद्ध या ब्लॉक कर देना। सोशल मीडिया पर स्थान और अन्य व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचना। किसी भी प्राप्त जानकारी या सूचना पर प्रतिक्रिया करने या सोशल मीडिया पर इसे अग्रेषित करने या फॉरवर्ड करने से पहले जानकारी या सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करना। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आमतौर पर बिना आहट के सीधे आ पहुंचता है, और वो है भूकंप, आग लगना, चक्रवात और बाढ़ आदि। ऐसे में सभी को आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को समझना और शारीरिक व मानसिक आघात से बचने या उसे कम करने के लिए पहले से ही तैयार होना जरूरी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन साप्ताहिक ज्ञान और जीवन कौशल निर्माण गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करे
विद्यालय विकास योजना में सुरक्षा मुद्दों को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को आपदा जोखिम कम करने का उचित प्रशिक्षण भी मिल सके। सुरक्षा नियोजन अभ्यास में पंचायत राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि विद्यालय की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक मानदंड और मानक अपने विद्यालय भवन और गतिविधियों में लागू किए जाएं। बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए भी मॉक ड्रिल का आयोजन करें। आपदा जोखिम में कमी करने की शिक्षा और इसके प्रसार में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए परिवारों और समुदायों में उपयुक्त रणनीतियों को अपनाएं। आपातकालीन संपर्क विवरणों का रिकॉर्ड रखें और सभी बच्चों और साझेदारों को भी सूचित करें। सुरक्षित रहें और खुश रहें। यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ दी गई है। कौन सी सरगर्मियाँ हम ले सकते हैं स्कूल में, अच्छे से पढ़ना है फिर ही आगे बढ़ना है। अगला टॉपिक हिंसा, जिसे हम कहेंगे उर्दू में तशद्दुद। प्रिय अध्यापक, आप अभी दो स्थितियों को देखेंगे। दोनों स्थितियों को देखने के बाद आप बताइए कि कौन सी स्थिति में हिंसा थी या प्रताड़ना थी। इसमें एक अध्यापक एक बच्चे से वार्तालाप करता है। इसी तरीके से जब आप दूसरी स्थिति देखेंगे, उसमें देखिएगा कि वहाँ पर अध्यापक का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा था। आप देख करके आप उस पर अपने विचार रखिए। मैम, मैंने अपना क्लास वर्क कर लिया। दिखाओ सार्थक, दिखाओ। ये तुम्हारा क्लास वर्क है। देखो इसमें कितनी गलतियां हैं। इस कहाँ से शुरू किया तुमने? ये क्या किया हुआ है? ये क्लास वर्क है। इसमें कितनी कटिंग है, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कितनी गलतियां कर रखी हैं। कितनी बार बताया आपको? आप क्यों आते हो स्कूल? स्कूल आने से क्या मिलेगा आपको जब आप इसमें सुधार ही नहीं कर पा रहे? बार बार समझाने के बाद भी वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? चलो इसको ठीक करके लाओ। सॉरी मैम। ठीक करके लाओ इसको। हेलो सार्थक, आओ इधर आओ, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। मैम, मैंने अपना क्लास वर्क ये कर लिया है। आपने अपना क्लास वर्क पूरा कर लिया? हाँ। वेरी गुड। कल दिया था मुझे। कल दिया था वो। तुम्हारी तो लिखाई भी बहुत सुंदर है। तुमने तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हैं? और काम भी कंप्लीट कर लिया है। तुम तो बहुत गुड बॉय हो, है ना? बहुत अच्छे लड़के हो। अरे पर सार्थक, ये तुम्हारी स्पेलिंग गलत है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चे, इसको ऐसे लिखते हैं। और बस एक ही गलती है, बाकी तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। ठीक है? अच्छा चलो, ये जो वर्क मैंने अभी दिया था वो अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है ना? तो अब ऐसा करते हैं, अभी आप बैठो और बैठ करके इसको कंप्लीट करो। और आपको कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है? वेरी गुड, गुड गुड। प्रिय अध्यापक, आपने दो सीन देखे। पहले सीन में बच्चे के साथ
अध्यापक किस तरीके से बात कर रहा है वो आपको बताना है कि क्या उसमें कोई वायलेंस था या नहीं था। इसी तरीके से आपने दूसरा सीन भी देखा। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में बच्चे की और अध्यापक का जो वार्तालाप था वो कैसा था, क्या उसमें वायलेंस था या उसमें वायलेंस नहीं था। चलिए अब सार्थक से इन दोनों स्थितियों के बारे में उसके विचार जानते हैं। सार्थक, सार्थक मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इधर आओ। ये बताओ कि पहली सिचुएशन में जब मैडम बोल रही थी तो आपको कैसा लग रहा था सार्थक? मैम जब मुझे सैड फीलिंग आई थी इसलिए कि मैम गुस्सा थी। अच्छा, और दूसरी सिचुएशन में? अभी मुझे हैप्पी फील हो रहा है इसलिए कि मैम मेरी हेल्प करेंगी और मैं अच्छे से अपना क्लास वर्क कर पाऊंगा। तो आपको दूसरी सिचुएशन अच्छी लगी? यस। है? अच्छा सार्थक, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ। कुछ कहते हैं ना कि ये छूना उचित है, ये छूना उचित नहीं है, तो आप उचित और अनुचित छूने को समझते हैं? मुझे पता है आप कौन सी टच की बात कर रहे हैं, बुरा टच और अच्छा टच। अच्छा टच। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ सार्थक, अगर मैं आपको ऐसे छूं, टच करूं, तो ये कौन सा टच है, कौन सा छूना है? अच्छा टच। अच्छा है। और बुरा मतलब? बुरा जब फेस पे छूओगे। फेस पे छूओगे तो बुरा मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगे। हाँ। जहां भी कोई छुए लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपका बैड टच है ना? तो आप जानते हैं। भाई आप तो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो बहुत अवेयर हैं। थैंक यू सार्थक, धन्यवाद। प्रिय अध्यापक, अब आपने दोनों स्थितियों को देखा, उस पर अपने विचार प्रकट किए। आपने देखा होगा कि जब बच्चों को ठीक ढंग से अध्यापक बात नहीं करता है, हिंसात्मक हो जाता है या उसको इग्नोर करता है, प्रताड़ना करता है, तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो नहीं होता है। बच्चा डरा डरा रहता है, उसको सीखने में बहुत तकलीफ होती है और जो वो गलतियां करता है वो गलतियां बार बार दोहराता है। इसलिए हमें बच्चों से बातचीत करते समय बहुत आराम से, प्यार से बात करनी चाहिए। उससे उसको सीखने में हम उनकी मदद कर सकते हैं और किसी तरह की जो उनमें हीन भावना होती है वो नहीं आती है। तो मैं चाहूँगी अध्यापक जब आप बच्चों से बात करें तो बड़े आराम से बात करें, उससे उनकी सीखने की गति को आप बढ़ा सकते हैं। हिंसा या तशद्दुद को समझने पर एक छोटा सा टेस्ट है यहाँ पर, उसको मुकम्मल आपको करना है। जो मुतबादिल सही है उसको टच करना है और आगे बढ़ना है। जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको टच करना है और आगे बढ़ना है।
इंटरनेट का किस तरह से गैर इस्तेमाल होता है, तलबा कौन सी गलतियां करते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर पूरा उसकी मालूमात दी गई है। पढ़ना है इत्मीनान से, पूरा बड़ी काम की मालूमात है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर पूरे मॉड्यूल का खुलासा दिया गया है। पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। आगे हैं पोर्टफोलियो सरगर्मियाँ। देखिए, पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर इजाफ़ी वसाइल दिए गए हैं। इजाफ़ी वसाइल आप देखें ना देखें, इतना पूरा कोर्स भी किए अच्छे से, सीरियसली तो काफ़ी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अब आखिर में सवालात जवाबात होंगे। आप चाहें तो बैक जाकर इसको दोबारा से भी देख सकते हैं या कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा से भी कर सकते हैं। मॉड्यूल के आखिर में सवालात दिए गए हैं। कुल सवालात की तादाद 10 है। हर सवाल 1 नंबर का। एक सवाल के 4 मुतबादिल, 4 ऑप्शन। चार मुतबादिल से सही जवाब को चुनना है, उसका इंतखाब करना है, टच करके उसे लॉक करना है और आगे बढ़ना है। इस तरह से 10 जवाबात मुकम्मल होने के बाद में कितने नंबर मिलते हैं वो स्कोर आखिर में नज़र आता है। अगर आपको लगता है कि नंबर कम मिले हैं तो आप दोबारा से जो तीर का निशान नज़र आ रहा है पीछे का, उसको दबाकर टच कर कर पीछे जा सकते हैं और दोबारा से टेस्ट को दे सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप 1 या 2 बार ही टेस्ट दें, जितनी बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं। जब आपको लगता है आपको नंबर अच्छे मिल गए हैं तो आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपका कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जवाबात किस तरह से लॉक हो रहे हैं। चलिए अब सबमिट करते हैं।
सबमिट होने के बाद में फ़ौरन आपको आपका रिज़ल्ट नज़र आ जाता है। यहाँ पर कोर्स ख़त्म हुआ। अब हम कुछ सेटिंग देखेंगे। स्टार के बटन को दबाकर हम यहाँ रेटिंग देंगे। उसके बाजू में शेयरिंग है, शेयरिंग के बटन को दबाकर हम शेयर कर सकते हैं। ये पूरा मॉड्यूल आप जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। उसके बाजू में डाउनलोड है, आप चाहे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की बजाय आप इस चैनल पर जाकर पूरा ये मॉड्यूल कभी भी देख सकते हैं। बहुत से साथियों के सर्टिफिकेट आ चुके हैं और जिन लोगों के सर्टिफिकेट नहीं आए वो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। उसके बाद भी अगर सर्टिफिकेट नहीं आता है तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि उसकी रिपोर्टिंग कैसी करनी है। जिन लोगों के सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां हैं, नाम में गलतियां हैं और कोई गलती हो तो वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर ले। अपडेट होने के बाद जब नया कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो उस नाम से ही आएगा। अगर आप चाहते हैं पिछले सर्टिफिकेट की गलतियों में दुरुस्ती हो तो उसका एक अच्छा सा तरीका ये है कि आप दोबारा कोर्स को ज्वाइन करें। आप अगर पहला कोर्स हिंदी में कर चुके हैं तो इंग्लिश में ज्वाइन कर ले, इंग्लिश में कर चुके हैं तो हिंदी में ज्वाइन कर ले। इस तरह से आपको दोबारा से सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सही नाम से मिल जाएगा। लेकिन दोबारा ज्वाइन करने के पहले सबसे पहले अपना प्रोफाइल जो है उसको अपडेट कर लें। ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई वीडियो नहीं चलता है तो उसकी कई वजूहात हो सकती है। एक तो नेटवर्क भी कमज़ोर हो सकता है, मोबाइल में स्पेस भी कम हो सकता है या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मोबाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग को मत रोकिए, नीचे का जो पॉइंट है उस पर क्लिक कीजिए और अपना ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल कीजिए। जब कभी भी मसला हल हो जाएगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगा तो आपका कोर्स बाद में कंप्लीट हो जाएगा। सर्टिफिकेट कहाँ नज़र आएगा, सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड करना है, मॉड्यूल नंबर 1-2 के सवालात के जवाबात, हर तरह के वीडियो हम बना चुके हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आप टेक्नो टीचर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको सभी वीडियो नज़र आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।